the first question is, how does democracy produce an accountable and accountable, responsive and legitimate government? So इसमें तीन एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के. So how does democracy produce accountable, responsive and legitimate government? तो बुक में खैर ये सेपरेटली टॉपिक भी दिया हुआ है which we had previously discussed. तो जब हमें आंसर करना है, obviously it is going to be based on the marks that are assigned to a particular question. तो अगर 2 मार्क का होगा तो एक एक पॉइंट हर एक एस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर ज़्यादा मार्क का होता है, फॉर एग्जांपल 3 या 5 मार्क्स का होता है, तो proportionately we'll be increasing the word limit. The word limit is going to increase and the number of points also are going to increase. तो जितना इस करंट अफेयर्स या क्वालिटेटिवली इनरिच कर सकें, so that is going to be better. So to ensure accountability होता है मतलब उत्तरदायी होना. So to ensure accountability, we had discussed that transparency is important. So when dealing with these kind of question, as I have told you before, that we have to structure the answers into 3 parts. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का लाइन लिख दोगे कि डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल and it helps in ensuring accountable, responsive and legitimate government. Then the first point is going to be of accountable government. So in order to ensure accountability, there is a need for transparency. Transparency is required. और आपकी बुक में खैर सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा हुआ है कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही रिक्वायर्ड, ट्रांसपेरेंसी का रिक्वायरमेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा सा ज़्यादा और होना चाहिए. या हम ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के अलावा और मतलब ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से अचीव की जा सकती है. सो टू अचीव ट्रांसपेरेंसी, जैसे आज के टाइम में डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, टू प्रमोट डिजिटाइजेशन. तो डिजिटाइजेशन से क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाती है. डिजिटाइज किया तो एक तो फेस टू फेस इंटरफेस रिड्यूस हो जाता है, और डिजिटाइजेशन से एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जो अगर वो टाइम काफ़ी टाइम लैप्स हो जाता है, जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसका टाइम टैग आ जाता है, टाइम एंड डेट टैग आ जाएगा कि इस टाइम में और इस डेट में किया था. सो इफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट रिक्वेस्ट इन मीनिंगफुल टाइम, तो वो 1 साल तक 2 साल तक अगर दबा कर रखते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट टू इट एट ऑल, या उससे भी खैर 1 साल तो ज़्यादा बोल दिया कि लेट्स से 15 डेज 1 मंथ तक वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. सो एक एविडेंस जनरेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी टेकन टू टास्क. उनकी आंसरेबिलिटी तय की जा सकती है. तो डिजिटाइजेशन पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट अगर की जाती है तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन ट्रांसपेरेंसी. उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ और एनैक्ट किया गया था, विच वाज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. सो आरटीआई एक्ट के थ्रू दी एनी पर्सन could ask for information from the government. So this was a revolutionary step, definitely, or in the past many years, the level of transparency in the government has definitely increased. तो ये चीज़ें अकाउंटेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट होएगा, और उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें हम मेंशन कर रहे होंगे. देन टू इंश्योर अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि मतलब अगर कुछ भी सर्विस चाहिए है, कुछ भी नीड है पॉपुलेशन की, पीपल जो भी सिटीजन्स है उनकी कोई नीड है, तो हाउ फास्ट डज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू इट. सो इट इंक्लूड्स जो ये पॉइंट्स है ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, तो इनमें कुछ हद तक आपको ओवरलैप भी दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इंश्योर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यू नीड ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ताकि अकाउंटेबिलिटी अगर सेट होगी तो ही वो रिस्पॉन्सिव होगी. तो अगर डिजिटाइजेशन है तो रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज होगी. जैसे वो अभी अगर हम एमसीजी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, सो इफ वी फाइल एनी रिक्वेस्ट विद एमसीजी, तो वो ऑनलाइन फाइल हो रही है, और
उसमें टाइम बाउंड सेट किया हुआ है, सिटीजन चार्टर है, तो सिटीजन चार्टर खैर काफी टाइम से इंप्लीमेंट किए हुए हैं। सो दीज आर सम न्यू टर्म्स विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग है, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आंसर्स आप लिखते हो इवन इन द बोर्ड एग्जाम, तो वहां पर भी जो मार्किंग स्कीम दी जाती है उसमें मेंशन्ड है, रहता है कि आइडियली दिस मार्किंग स्कीम हैज टू बी फॉलोड, लेकिन अगर मान लो उससे रेलिवेंट और करंट अफेयर्स का कुछ चीज अगर आप डाल रहे हो या कुछ इनोवेटिव आंसर्स लिखते हो, तो डेफिनेटली अ क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू दैट काइंड ऑफ आंसर्स। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। अब सिटीजन चार्टर है क्या और ये रिस्पॉन्सिवनेस में कैसे इंश्योर करता है? सिटीजन चार्टर क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इशू करना होता है। तो यू विल बी फाइंडिंग सिटीजन चार्टर इवन बैंक्स और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमसीजी ले लो या रेलवेज है, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सो ऑल दीज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस नीड टू पब्लिश अ सिटीजन चार्टर। तो ये चार्टर होता है कि एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच दीज इंस्टीट्यूशंस डिलीवर। तो अगर जल बोर्ड है जो वाटर सप्लाई करता है, तो उसका भी एक सिटीजन चार्टर होगा कि इस क्वालिटी का या इस टाइम ड्यूरेशन से विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम अगर कोई भी ग्रीवांस होती है, कोई भी कंप्लेंट होती है, तो इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन दिस मच टाइम, कि 7 से 10 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगी। या अगर वाटर सप्लाई है तो इतनी क्वालिटी का वाटर तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही, इस टाइम से इस टाइम तक तो मिलेगा ही। तो वो पैरामीटर सेट कर देते हैं कि इतनी ये सर्विस है और इस क्वालिटी की सर्विस आपको मिलेगी, और अगर कोई भी कंप्लेंट होती है तो इस तरीके से इस टाइम में वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो थ्रू सिटीजन चार्टर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैन बी इंश्योर्ड। जो आपकी जो बुक में दिया हुआ है, सो दैट इज ensuring public debates and discussions। देखो जो बुक में दिया हुआ है ना, जो क्योंकि जो मार्किंग स्कीम है वो बुक से ही बनती है, तो वी बी इंक्लूडिंग एटलीस्ट द टॉपिक्स, द पॉइंट्स गिवन इन द बुक। लेकिन कई बार क्या है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया एंड द पॉइंट्स गिवन इन द बुक आर क्वाइट लेस, और उसको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वो मतलब आप काफी छोटा आंसर लिख दोगे उसमें। तो वी नीड टू look at the broader perspective while writing these answers. So promoting public debates and discussions, we can ensure responsive government। तो इसके थ्रू किया जा सकता है कि डिबेट और डिस्कशंस रिगार्डिंग पॉलिसीज। सो अगर पॉलिसीज के रिलेशन में अगर डिबेट और डिस्कशन हम करते हैं, सो द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट आर गोइंग टू बी framed in the government, तो वो पॉलिसीज ही अच्छी बनेगी। सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिव। और इसके अलावा बाकी है द सिटीजंस इन ऑर्डर टू इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट ही लिख लो और आगे नहीं जाते हैं। दे कैन इंश्योर प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। तो इनका एग्जाम्पल देख लो। प्रोटेस्ट जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो प्रोटेस्ट करने लगे थे लोग अगेंस्ट द करप्शन। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या एक हमने पहले डिस्कस किया था नर्मदा बचाओ वाला आंदोलन। तो इस आंदोलन में भी क्या था, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं थी, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि उनकी लैंड एक्वायर नहीं किया जाए, उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाए, इसलिए वो आंदोलन छेड़ दिया था उन्होंने। सो दिस वाज कॉल्ड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 2 पॉइंट हो गए हमारा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ टू इंश्योर लेजिटिमेट, हाउ डेमोक्रेसी हेल्प्स इन इंश्योरिंग लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें ना डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल, जरूर नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल होगी, हाँ, लेकिन ये जैसे पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस है, दीज आर ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसीज। डिक्टेटरशिप्स में नॉर्मली जैसे सिटीजन चार्टर है, तो वो दे डोंट केयर अबाउट द पीपल। गुड मॉर्निंग सर।
यस, गुड मॉर्निंग। और जब डिस्कशन चल रहा हो प्लीज सुन लिया करो, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। फाइन। सो सिटीजन चार्टर का जो है तो वो भी इसलिए रिलेवेंट, वो भी डिक्टेटरशिप्स में, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में नहीं मिलेगा। सिटीजन चार्टर अगर आप वर्ल्ड ओवर देखते हो तो जो ये कॉन्सेप्ट था, इट इनिशियली बिगैन इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में था। 1990s में शुरू हुआ था और 1996 में ही इंडिया में शुरू हो गया था। रेलवेज में पहले शुरू हुआ था, लेकिन इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड वेरी वेल, तो इम्प्लीमेंटेशन में लैग कर जाते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरीके से इंश्योर की जाएगी इन ए डेमोक्रेसी? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो लेजिटिमेसी इंश्योर की जा सकती है। एक तो फ्री होंगे कि वो पीपल विल नॉट बी चार्ज फॉर दीज इलेक्शंस, और फेयर होंगे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है हो रही है। जैसे पहले के टाइम में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ें होती थी इलेक्शंस में, कि प्रॉक्सी मतलब फॉल्स वोट्स कर देते थे, बूथ कैप्चर कर लेते थे कि कोई भी किसी के पास में मसल पावर है, ज़्यादा लोग हैं, बंदूकें उठाई एंड दे यूज टू कैप्चर द एंटायर बूथ, और वहां पर अपने हिसाब से वोट डाल देते थे। तो उसके बाद में ईवीएम इंट्रोड्यूस की दी थी ताकि वो स्टैम्प ना कर सके। और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स खैर विद टाइम किए गए हैं इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इंश्योर किए जा सकते हैं। लेकिन स्टिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट दे आर नॉट बीइंग डन येट। तो लेजिटिमेसी के लिए एक और कर सकते हो कि लॉ टू टैकल क्रिमिनलाइजेशन, जो भी आपका इलेक्शन से, या यूं कह लो फ्री एंड फेयर करने के लिए है ना, एक बेटर पॉइंट रहेगा आपका स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कर दी जाए। अभी क्या है, मान लो फ्री एंड फेयर ऑन पेपर तो है हमारे इलेक्शंस, लेकिन इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर पैसे चाहिए होंगे तो फेयर कैसे हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास में ज्यादा पैसे हैं, कुछ लोगों के पास में कम है। तो इफ वी इंश्योर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंड द इलेक्शंस और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, तो द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी बिकम मोर फेयर, ज्यादा फेयर होंगे, और इट इज गोइंग टू बी मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। Okay, moving on to the second question now. What are the conditions under which democracies accommodate social diversities? So, how do democracies accommodate social diversities? तो इसमें एक ये भी अलग से टॉपिक था, अकोमोडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो इसमें कि इन ऑर्डर टू बेटर, ये दो कंडीशंस का है, लेकिन दीज आर नॉट जस्ट दी ओनली कंडीशंस कि भाई इट शुड नॉट बी, डेमोक्रेसी शुड नॉट बी सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, एंड रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था, मैंने इसकी जो वीडियो है वो पोस्ट की थी ग्रुप में कल, सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। उसके अंदर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो इससे ऐड ऑन करना है वो मैं बता देता हूँ, और इस आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है वो मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहले अगर इफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो कि इसमें सोशल डाइवर्सिटीज का पूछा है, और व्हाट काइंड ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो सोशल डाइवर्सिटीज किस किस तरीके की हैं? जैसे इंडिया में कास्ट इज अ टिपिकल सोशल डाइवर्सिटी, रिलीजन है, एथनिसिटीज या जातीयता हिंदी में कहते हैं, अलग अलग रेशियल रेसिस के भी लोग हैं, जैसे एंग्लो इंडियंस हैं यहाँ पर, तो दैट इज अ डिफरेंट रेशियल वैरायटी। जो नॉर्थ ईस्टर्न हैं सो उनके रेशियल फीचर्स अलग हैं। सो देयर इज अ सब्सटैंशियल रेशियल डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न इंडियंस एंड सदर्न इंडियंस। तो ये सारी सारी डाइवर्सिटीज हैं। इसके अलावा लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। और किस तरीके से डेमोक्रेसी इंश्योर करती है ये सारी चीजें। तो इसमें दो पॉइंट है कि रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें मेजॉरिटी रूल होता है, बट दैट शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन।
कि जो माइनॉरिटी ओपिनियंस भी हैं, तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिसीजन लेना है, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में क्या कहेंगे, एकल नागरिक संहिता कहते हैं हिंदी में शायद इसको। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे क्रिमिनल कोड सेम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा सेम नहीं है। जो भी जैसे जो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग सिविल कोड है जो सिविल लाइफ को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज को, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस तरीके से होगी बिटवीन जनरेशंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें सिविल कोड के अंदर आती हैं। तो आर्टिकल 44 है शायद कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन अभी तक है नहीं। और अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है इवन माइनॉरिटी ओपिनियन। मान लिया मेजॉरिटी है, अभी जैसे जो गवर्नमेंट है तो वो हिंदुत्व फिलॉसफी के ऊपर है, जो बीजेपी पार्टी है तो इट फॉलोज हिंदुत्व फिलॉसफी, तो उसके हिसाब से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कब का इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन बिकॉज वी आर और इनकी मेजॉरिटी भी है, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% इन दी लोकसभा, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, ये इम्पोज नहीं कर सकते हैं रूल बाय मेजॉरिटी। मतलब जैसे मेजॉरिटी इन द लोकसभा डज नॉट मीन मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से, कि सिर्फ उन्हीं की ओपिनियन के हिसाब से रूल किया जाएगा और सारे चेंजेस उनके हिसाब से लेके आएंगे। तो इवन माइनॉरिटी ओपिनियन हैज टू बी अकोमोडेटेड इन इट। माइनॉरिटी ओपिनियन का भी कंसिडरेशन दिया जाएगा। ओनली आफ्टर दैट एनी डिसीजन इज टू बी टेकन। अगर वो डिसीजन उस हिसाब से नहीं लिया जाता है तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन प्रोटेस्ट। तो डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि प्रोटेस्ट भी किया जाए और ये चीजें टैकल की जाए। तो एक अभी करंट एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, करंट एग्जाम्पल थोड़े कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। तो एक इंडिपेंडेंस के टाइम में एक सिंपल सा था लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स का, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इशू था। आंध्र प्रदेश में विशाल आंध्रा मूवमेंट थी और उसमें दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट, separate from Madras state, which is going to be based on language criteria. तो तेलुगु के बेसिस पे, तेलुगु was the language of तेलुगु is the language basically of आंध्र प्रदेश। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम में, और जो जो मेन पॉलिटिशियंस थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, तो ये तीन मेन थे। तो जेवीपी कमेटी बनाई गई थी उस टाइम में। तो उन्होंने रूल कर दिया था कि भाई इट इज गोइंग टू लीड टू सोशल डिविजन्स, कि भाई अभी भी पार्टीशन हुआ है तो वापस से कैसे हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दें। लेकिन बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, तो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, जो मेजोरिटी में थे गवर्नमेंट में, वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी जो ओपिनियन थी बाकी लोगों की, that was taken into consideration, especially after protest वगैरह हुए उसके बाद में it was taken into consideration और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनैक्ट की गई। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं आज के टाइम में इंडिया में, 1956 में ही हो गए थे और विद टाइम नए नए स्टेट्स भी क्रिएट होते गए। सो दिस इज एन एग्जांपल कि रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। और दूसरा क्या है कि रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, कि अगर मेजॉरिटी रूल करती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही होगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया 80% ऑफ इंडियंस आर फॉलोइंग द हिंदू रिलीजन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी डन अकॉर्डिंग टू हिंदूज। उसमें जो बाकी पॉपुलेशन है, बाकी रिलीजन के लोग हैं, बाकी लैंग्वेज के लोग हैं, या जैसे हिंदी बोली जाती है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी, खैर मेजॉरिटी नहीं है उसमें भी, अराउंड 40 to 45% है शायद हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो अगर वो भी करते हैं, चाहते हैं कि भाई हिंदी के हिसाब से ही चलेगा, जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके हिसाब से चलेगा, सो दैट कैन नॉट बी डन इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसीज अकोमोडेट तभी करती हैं जब ये दो चीजें फुलफिल हो पाती हैं। तो आपको जो आंसर है उसमें सिर्फ ये दो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं कि मेजॉरिटी, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। तो उसमें भी एग्जांपल दोगे, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक्सप्लेन करके एग्जांपल दोगे, किस तरीके से
ये इस पॉइंट को जस्टिफाई कर देता है। सिर्फ अगर यूं लिखोगे ना फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो एग्जांपल दे रहे हो वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है उस पॉइंट को। एंड सेकंड वन, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। और इसमें भी एग्जांपल के साथ में आप दोगे, जैसे हिंदूज का एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन जैसे पाकिस्तान में का एग्जांपल लोगे तो वो भी नाम के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर इस तरीके से सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो बता दो भाई, अदरवाइज आई मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट रीड डाउन दी थर्ड क्वेश्चन, जब तक अगर कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, या यू कैन टर्न ऑन योर ऑडियो एंड देन से व्हाट इज योर डाउट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, गिव आर्गुमेंट्स to support or oppose the following assertions. Industrialized countries can afford democracy, but poor countries need dictatorship to become rich. तो arguments देनी है हमें which are going to support or oppose these assertions. assertion क्या है? जो ये statements हैं इनको या तो support करना है आपको, इनको favor करना है, या oppose करना है, उसके लिए arguments देनी है। तो पहला क्या है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट पुअर कंट्रीज नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, विकसित जो देश हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज दे आर रिच। दे कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है ना, जैसे इलेक्शंस वगैरह करने हैं तो इवन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो दे कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी, बट पुअर कंट्रीज, पुअर मींस पुअर कंट्रीज नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच, कि वो डिक्टेटरशिप होगी वहां पर तो ही रिच होंगे। तो ये जो टॉपिक है, जो ये स्टेटमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वेदर डेमोक्रेसी रिजल्ट्स इन बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डिक्टेटरशिप लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक अलग से डेटा दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है ग्रोथ रेट के बारे में, ग्रोथ रेट बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप्स। तो जब उसको एनालाइज करेंगे हम, तो वी फाइंड आउट दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, अगर डिक्टेटरशिप है तो उनका ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है और डेमोक्रेसीज में रिलेटिवली कम रहा है। तो अबाउट 0.5% का ग्रोथ रेट का डिफरेंस रहा है। तो रिच या पुअर कैसे हम मेजर करते हैं इकोनॉमी में? जीडीपी के बेसिस पे, कि जीडीपी अगर हाई है तो वो कंट्री रिच है, पर कैपिटल जीडीपी हाई होगा या लो होगा, और अगर जीडीपी कम है तो वो पुअर होगी। तो जीडीपी टर्म्स में भी अगर हम देखते हैं, इन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उसमें डिक्टेटरशिप जिन कंट्रीज में है वहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसीज। तो पहले वाला पार्ट तो गलत हो जाता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी, कि वहां पर डेमोक्रेसी अफोर्ड कर सकते हैं, या यूं कह सकते हो कि ये 0.5% है ना, वो कॉस्ट लग गई डेमोक्रेसी की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में। लेकिन पुअर कंट्रीज नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या कह सकते हैं हम? वहीं पे ही डेटा दिया हुआ है कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनका अगर हम डेटा एनालाइज करते हैं, तो चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, उनका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग सिमिलर ही रहा है। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, 0.05 का कुछ परसेंट का डिफरेंस आता है। ये वाला टेबल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें दिया हुआ है, तो डेमोक्रेटिक रेजीम्स का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, डिक्टेटोरियल रेजीम्स का ग्रोथ रेट दिया हुआ है। ये सभी डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल रेजीम्स का ग्रोथ रेट है। तो इसमें डिफरेंस जो है दैट इज ओनली 0.5%। इसलिए कहा हुआ है कि डेमोक्रेसीज कैन, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसीज, कि उनका अगर भाई डेमोक्रेसी भी रहती है, 0.5% ग्रोथ रेट कम भी रहता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर देम। लेकिन पुअर कंट्रीज में जब हम देखते हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, ग्रोथ रेट लगभग सिमिलर ही रहा है। सो इट इज प्रॉब्ली अदर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट जस्ट डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, not just the kind of political system. Okay, then we'll be moving on to the second part. Democracy can't reduce inequality of incomes between different citizens. तो डेमोक्रेसी जो इनकम इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं कर सकती है अपने वो सिटीजन्स के बीच में।
तो इसमें वो इसको खैर हम फेवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है बिटवीन डिफरेंट डेमोक्रेसीज दैट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम। ये देखो, ये यहीं पे ही इनइक्वालिटी का भी टेबल दी हुई है, जिसमें इनकम परसेंटेज शेयर इन नेशनल इनकम दिया है बिटवीन डिफरेंट डेमोक्रेसीज। तो साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रशिया, यूएसए, यूके, डेनमार्क, हंगरी। तो इन सब में देखोगे तो जैसे साउथ अफ्रीका है, उसमें टॉप 20% कंट्रोल 64.8% ऑफ नेशनल इनकम, और बॉटम 20% के पास में से 2.9 है। तो ऐसा ही ब्राज़ील में भी है, रशिया में भी है। लेकिन ये सारी की सारी डेमोक्रेसीज हैं। रशिया इज नॉट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, इट कांट बी कॉल्ड अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। हाँ, लेकिन यूएसए, यूके वगैरह में है। तो इनसे आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसीज में काफ़ी इनक्वालिटी है। लेकिन जो बाकी हैं, जैसे डेनमार्क है, हंगरी है, कुछ डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इनकम इनक्वालिटीज रिड्यूस की हुई हैं। सो इट इज़ अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। और जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनका भी कुछ रिकॉर्ड ऐसे खास नहीं है जिससे कि वो इन इक्वालिटी इंक्रीज हुई हो। सो इस स्टेटमेंट को फेवर कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में दैट डेमोक्रेसीज कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी। सो डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम सीधा सीधा इनइक्वालिटी रिड्यूस नहीं करेगा। डेमोक्रेसी इज ओनली अ टूल टू मेक चेंजेस, कि सोशल डाइवर्सिटीज अकोमोडेट हो सके, और उनकी ओपिनियन अकोमोडेट की जा सके। अगर वो प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं की जाती हैं और प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू रिडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। उसके अलावा भी आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
following allegations of killing of 3 civilians in Gandwara in a fake encounter by Jammu and Kashmir police. An inquiry has been ordered. तो ये क्या चैलेंज है? तो दिस इज चैलेंज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. तो इट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. दो challenges है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि फेक एनकाउंटर है. तो इस केस में फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. तो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए देना चाहिए. और जो भी जिसको भी इंक्वायरी के लिए दिया गया है, और एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल बोथ. क्योंकि एक देयर इज अ सेइंग दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो जस्टिस डिनायल नहीं होना चाहिए इसमें. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट? डेमोक्रेसीज हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड. तो डेमोक्रेसीज के कॉन्टेक्स्ट में है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो वी नीड टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट और नॉट. सो डेमोक्रेसीज हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड. तो क्या एलिमिनेट कर दिया डेमोक्रेसीज ने? कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, the idea of political inequality. तो एक एक करके देख लेते हैं हर एक पॉइंट को. तो क्या डेमोक्रेसीज ने इंश्योर किया है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए? तो ऐसा तो नहीं किया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट. इवन इन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स टेंड टू एग्जिस्ट, और वो अभी भी हो रहे हैं. सेकंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग द पीपल. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी खत्म नहीं हुई है. चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम. Third is differences of opinion about how marginalized sections are to be treated. तो differences of opinion क्या खत्म किए हैं कि marginalized section को किस तरीके से treat किया जाए? नहीं, हर एक के अलग opinion है. Each group, each party, each citizen has a different opinion over that. तो ये differences भी खत्म नहीं हुए. The idea of political inequality, ये definitely खत्म किया है democracies ने. कि political inequality में क्या होता है कि जो political rights होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग इन इलेक्शंस, कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस, तो ये इनइक्वालिटी खत्म कर दी है. एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज अलाउड टू वोट. तो एवरी सिटीजन अबव 18 इयर्स ऑफ एज, जैसे एक क्राइटेरिया बना दिया है, तो उससे ऊपर सारे के सारे वोट कर सकते हैं. तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Sixth question, in the context of assessing democracy, which among the following is odd one out? So when we are assessing, when we are evaluating democracy, which one of the following is odd one out? Democracies need to ensure कि democracies को क्या ensure करना चाहिए? Free and fair elections, dignity of individual, majority rule, equal treatment before law. तो free and fair elections तो obviously treat होना चाहिए, तभी legitimacy मिलेगी. Dignity of इंडिविजुअल, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ प्रियम्बल में हमारे. मेजॉरिटी रूल और इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ तो होना ही चाहिए. तो मेजॉरिटी रूल ये ऑड वन आउट है. तो ऑड वन आउट करना था कि विच ऑफ द थिंग्स डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर. तो मेजॉरिटी रूल इंश्योर करना डेमोक्रेसी का काम नहीं होता है. हम मेजॉरिटी के बेसिस पर रूल जरूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा सिर्फ मेजॉरिटी रूल ही एक ऐसा है जो ऑड है. उसके अलावा जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात की गई है कि क्या इंडिविजुअल को फ्री और फेयर इलेक्शंस मिलते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर लॉ. सेवेंथ क्वेश्चन, studies on political and social inequalities in democracies show that. So there have been studies on political and social inequalities, पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं के ऊपर जो भी स्टडीज की गई हैं इन डेमोक्रेसीज. दे शो दैट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर. कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों साथ में होती हैं. इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज. इनइक्वालिटीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी. अब इसमें स्टडीज क्या क्या इंडिकेट करती हैं कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर? ऐसा तो नहीं लगता है.
कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में जाते हैं, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि ज़्यादा है ओवरऑल देखा जाए, लेकिन पोर कंट्रीज में बराबर सी है। इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज, तो ये तो डेफिनेटली शो करती हैं कि इनइक्वालिटीज हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी हैं, सोशल इनइक्वालिटीज भी हैं, विच एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज एंड विच नीड टू बी रिजॉल्व। सी इनइक्वालिटीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, ये भी तो गलत है, क्योंकि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं डिक्टेटरशिप में भी, और डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है कि विच इज गोइंग टू प्रूव डिक्टेटरशिप इज बेटर देन democracy. So B is the correct answer for this particular question. So finally we are on to the last question. Nanu is a daily wage earner. He lives in Welcome Mazdoor Colony, a slum habitation in East Delhi. He lost his ration card and applied for a duplicate one in January 2004. So Nanu is a daily wage earner. रोज की मजदूरी जो करते हैं ना, so ऐसा काम करता है नानू, and he lives in a colony in a slum in East Delhi. So he has lost his ration card. अब राशन कार्ड जो इस तरीके के लोग होते हैं, लोअर इकोनॉमिक सेक्शंस होते हैं, so it is important for them खाने की, मतलब they can't even afford basic food. So he has applied for one. Apply कब किया है? In January 2004. He made several rounds to the local food and civil supplies office for the next 3 months. So for the next 3 months he kept on making rounds कि भाई किसी तरीके से duplicate issue हो जाए. But clerks and officials would never even look at him, leave alone do his job, and bother to tell him the status of his application. So a general scene at even now offices में, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें ऐसा ही सीन रहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट पुअर पीपल, और वैसा ही इसके साथ में किया कि दे डिडंट केयर, दे डिडंट इवन लुक एट हिम. प्रॉब्लम सॉल्व करना तो दूर की बात है. He ultimately he filed an application under RTI Act. तो RTI के अंडर उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी asking for daily progress made on his application, names of officials who were supposed to act on his application, and what action would be taken against these officials. तो officials के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या प्रोग्रेस बनाई है की है उसकी एप्लीकेशन ने, और कौन कौन ऑफिशियल्स थे. So within a week of filing application under RTI, he was visited by an inspector from the food department who informed him that the card had been made and he could collect it. तो एक हफ्ता हुआ एप्लीकेशन फाइल किए हुए और उसका फूड इंस्पेक्टर आ गया खुद बताने के लिए कि भाई आपका जो राशन कार्ड है दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जाकर कलेक्ट कर लो. When Nanu went to collect his card next day, he was given a very warm treatment. काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिला, very warm treatment by the food and supply officer who is head of the circle. The FSO offered him tea and requested him to withdraw his application under RTI since his work has already been done. So FSO ने काफी खातिरदारी की है, चाय वाय पिलाई, and he requested that please withdraw your application. अब काम तो हो गया, why do you need to put forward the application? So what does Nanu's example show? What impact did Nanu's action have on officials? Ask your parents their experiences when they approach government officials to attend their problems. तो नानू का एग्जाम्पल क्या शो करता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी हो, इफ द सिटीजन्स हैव बेसिक मीन्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है RTI, तो बेसिक मीन्स प्रोवाइड कर दिया RTI ने टू गेन इंफॉर्मेशन, तो उससे ही इतना इम्पैक्ट हो गया कि द गवर्नमेंट इज बिकमिंग रिस्पॉन्सिव, कि जो फूड इंस्पेक्टर खुद आकर इन्फॉर्म कर रहा है एंड द फूड एंड सप्लाई ऑफिसर इज गिविंग सच अ वार्म ट्रीटमेंट टू हिम. तो अगर सिर्फ इतने करने से, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने से रिस्पॉन्सिवनेस आ सकती है, और अगर वो ये इनका काम नहीं करते, सो इट वुड हैव रिजल्टेड इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज ऑफिशियल्स, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जा सकती थी कि इतने टाइम तक आपने काम क्यों नहीं किया है. सो इट शोज दैट ट्रांसपेरेंसी कैन रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स एज वेल. सो नानू के एक्शन का ऑफिशियल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ कि दे बिकेम मोर रिस्पॉन्सिव and they became more hospitable to the citizen.
कि एक तो रिस्पॉन्सिव तो हुए, काम कर दिया, और ऊपर से हॉस्पिटेबल भी हो गए, वार्मली दे वर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स टू नानू। और पहले क्या था, दे वर नॉट इवन लुकिंग एट दिस पर्सन। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट यू हैव टू डू एट योर होम, कि यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब अप्रोच किया तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। ऑब्वियसली दे विल हैव स्टोरीज टू टेल कि कितना खराब एक्सपीरियंस जाता है। यू रेयरली फाइंड पीपल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिव एंड हु आर वार्म एंड वेलकमिंग टू द सिटीजन। ठीक है जी, सो the topic is now officially completed. I'll be putting up this video as well. जो ये रिकॉर्ड किया है क्वेश्चन आंसर्स का, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो जब आंसर लिख रहे होगे, इफ यू फाइंड सम प्रॉब्लम, यू कैन रेफर टू दी वीडियो, और जो भी डिस्कशन हमने किए हैं उसके पॉइंट्स एक्सपैंड करके खुद लिखने हैं।